हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे SA 700, 705 एंड 706। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी ऑडिट के टॉपिक को कवर अप किया था और स्टैंडर्ड्स भी हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके। बट स्टैंडर्ड्स में से कुछ जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो बचे हुए थे, जिसमें 700, 701, 705, 706 एंड 710 इंक्लूड है। सो नाउ अब हम चैप्टर नंबर 7 जो ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है वो कवर करेंगे। बट उस चैप्टर के अंदर ही हमें 5 स्टैंडर्ड्स जो ऑडिट रिपोर्ट के हैं वो भी कवर करने हैं, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो ICAI के स्टडी मटेरियल में इंक्लूड है, जैसे नोट्स ऑन अकाउंट्स के ऊपर टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट का टॉपिक है, मैनर ऑफ साइनिंग द रिपोर्ट्स है। वो सब टॉपिक भी अब हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। तो इस सेशन में मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो 3 स्टैंडर्ड है, 700, 705 एंड 706। ऑडिट रिपोर्ट के दूसरे सेशन में हम 701 एंड 710 दो स्टैंडर्ड्स को कवर अप करेंगे, और उसके साथ जो मिसलेनियस टॉपिक स्टडी मटेरियल के हैं उनको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं SA 700 के साथ। बट उससे पहले नोट्स में कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर दी है मैंने, वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कौन सी सिचुएशंस में कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीज आपको हेल्प करेगी। नाउ फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है और कौन सी सिचुएशन में कौन से स्टैंडर्ड ऑडिटर को गाइड करेंगे। द रिपोर्ट्स जिनके थ्रू ऑडिटर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है उसको हम ऑडिट रिपोर्ट का नाम देते हैं। एंड यदि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं फॉर जनरल पर्पस, दैट इज फॉर द नीड ऑफ कॉमन यूजर्स, देन SA 700, 701, 705 एंड 706 विल अप्लाई। बट यदि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सम स्पेसिफिक यूजर, इन दैट केस SA 800 along with SA 700, 705 and 706 will apply. SA 800 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन यदि आपको ऑडिट मिली है एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट की, लाइक इन्वेंट्री, डेटर, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन दैट केस SA 800 will apply along with SA 700, 705 and 706. SA 805 भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। Thereafter, यदि हमें असाइनमेंट मिलती है टू एग्जामिन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको हम एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, जो आप कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 137 के अंदर रीड आउट करते हैं। तो यदि 136 में 136 एंड 137 जो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, तो उसके अंदर जो एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं उनके ऊपर, उनकी एग्जामिनेशन के ऊपर SA 810 विल अप्लाई। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ फिर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स जिनके ऊपर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, इन दैट केस गाइडेंस नोट इशू किया गया है ICAI की तरफ से, दैट इज गाइडेंस नोट ऑन रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्पेशल पर्पस। वो अप्लाई होगा उन असाइनमेंट्स, उन एंगेजमेंट्स के अंदर जहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर नॉट एप्लीकेबल। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। आपको पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन में कौन से स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली अप्लाई होंगे। नाउ इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स की बात करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स कितनी टाइप की होती हैं आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में भी। ऑडिट रिपोर्ट इज प्राइमरली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, वन इज अनमोडिफाइड रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज द मॉडिफाइड रिपोर्ट।
अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स क्या हैं? जब ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दे रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर मेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, देन ऑडिटर एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करता है और उसके अंदर जो ओपिनियन होती है दैट इज विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट देयर आर सम केसेस जहां पर ऑडिटर का कंक्लूजन डिफर करता है। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दे सफर फ्रॉम सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इन दैट केस ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता है और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम सम मिसस्टेटमेंट्स, वो अपनी ओपिनियन को भी मॉडिफाई कर देता है। तो ये केस हमारे पास आ जाता है मॉडिफाइड रिपोर्ट्स का अलोंग विद मॉडिफाइड ओपिनियन। ओपिनियन की मॉडिफिकेशन तीन तरह की होती है, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर कह रहा है कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल तो है, परवेसिव नहीं है, देन ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। एडवर्स ओपिनियन जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल एज वेल एज परवेसिव दोनों है, देन ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन इशू करता है। एंड इन अ सिमिलर मैनर इफ द ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और उन ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में जो मटेरियल तो है परवेसिव नहीं है, अगेन क्वालिफाइड ओपिनियन इशू होगी। लेकिन यदि ऑडिटर कंक्लूड करता है जो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली उनका इफेक्ट मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी है, देन ऑडिटर डिस्क्लेमर इशू करता है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में आ गई, एडवर्स एक सिचुएशन, डिस्क्लेमर एक सिचुएशन। तो ये केस हो गए मॉडिफाइड ओपिनियन के। बट सम टाइम ऑडिटर कहता है मैं अपनी ओपिनियन को तो चेंज नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी हैं, बट मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग करना चाह रहा हूं और वो रिपोर्टिंग इधर इन द फॉर्म ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा या फिर अदर मैटर पैरा है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाई हुई क्योंकि ऑडिटर ने एडिशनल रिपोर्टिंग की है इधर इन द नेम ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और इन द नेम ऑफ अदर मैटर पैरा। तो इस रिपोर्ट को हम मॉडिफाइड रिपोर्ट बोलेंगे, लेकिन ओपिनियन क्या है? ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। तो जो पहली सिचुएशन है इसको SA 700 डील करता है, मॉडिफाइड रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ओपिनियन SA 705 डील करता है, एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद EOM और OM पैरा इसको SA 706 डील करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स के अंदर आप जो वेरियस एलिमेंट्स दे सकते हैं, जो वेरियस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको देने पड़ेंगे, वो क्या क्या है? देखो, एक वर्ड टाइटल, एक एड्रेसी, टाइटल एड्रेसी, ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये 9 एलिमेंट। पहला टाइटल, ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ताकि आप इस रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट से डिस्टिंग्विश कर सके। नंबर 2, ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा? एड्रेसी, टाइटल के बाद एड्रेसी कौन होगा इस ऑडिट रिपोर्ट में? एड्रेसी वो पर्सन है जिनके यूज के लिए इन ऑडिट रिपोर्ट को बनाया गया है। एंड इन केस ऑफ द कंपनी, प्राइमरली द यूजर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सो ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज एप्रोप्रिएट एज पर SA 700। ऑडिटर रिपोर्ट इज टू बी एड्रेस्ड टू द पर्सन्स फॉर whom इट इज प्रिपेयर्ड, जिनके बेनिफिट्स के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ये टाइटल, एड्रेस हर एक ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन सेक्शन, ओपिनियन सेक्शन भी हर एक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा।
इस सेक्शन में आपका प्राइमरीली दो मेन चीजें हैं। नंबर वन, एक इंट्रोडक्टरी पैरा, इसी के ओपिनियन सेक्शन के अंदर ही कवर होगा, और दूसरा नंबर दो पर जो एक्चुअल ओपिनियन है। इंट्रोडक्टरी पैरा में आप किन किन बातों को कवर करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी को जिसकी आपने ऑडिट की है, आप आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइटल्स को जिनको आपने अपनी ऑडिट के स्कोप में कवर किया था, आप स्पेसिफाई करते हैं पीरियड और डेट जिसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग करती हैं, आप एक स्टेटमेंट देते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। तो जब इसकी लैंग्वेज बनती है वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC लिमिटेड विच कंप्राइज ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट, फिर उनकी डेट भी आप साथ में स्पेसिफाई करते हैं। तो ये चार पार्ट तो इंट्रोडक्टरी पैरा के हो गए। इसके साथ फिर आप और क्या देते हैं? जो मेन ओपिनियन है, वो ओपिनियन की लैंग्वेज डिपेंड कर जाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। यदि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, in that case either of these two language can be used. Number one, in our opinion the financial statement present fairly in all material respect as per the requirements of applicable financial reporting framework. और यहां पर आप generally accepted accounting principles, AS, Ind AS, जो भी एंटिटी के ऊपर अप्लाई है उसका रेफरेंस देते हैं। या फिर ओपिनियन सेक्शन की वर्डिंग्स क्या हो सकती है? दैट इन आवर ओपिनियन the financial statement gives a true and fair view of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. So ये wording होंगी in case of fair presentation framework, but in case of the compliance framework हमारी वर्डिंग क्या होगी? हम यहां पर फेयर वर्ड यूज नहीं करते एंड वी सिंपली स्टेट दैट इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई फेयर वर्ड इसमें यूज नहीं होता, बिकॉज फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन दोनों के अंदर प्राइमरीली डिफरेंस है किस चीज का? इन दोनों का प्राइमरी डिफरेंस है वो है कि in case of fair presentation framework, management is permitted to take the necessary deviations from the requirements of reporting framework because they need to present a better picture, fair presentations of the financial statement. However, in case of the compliance framework, management is not permitted to take any kind of the deviation, and as a result, fair word is missing in the wordings of opinion when financial statements are being prepared in case of the compliance framework using the compliance framework. So this is about the opinion section. So first element title, second element addressee, third element opinion. These three elements remain same in all type of the audit reports which are being conducted in accordance with the standards on auditing. Thereafter, फिर basis for opinion. This is again a common point for all kind of audit reports which are being conducted, audits which are being conducted in accordance with the standards on auditing. In this basis for opinion, auditor states that we conducted the audit in accordance with standards on auditing. In addition to this, auditor refers to that section of the audit report that describes the auditor responsibility. In the audit report, there is a particular section which is titled as the auditor's responsibility. So, in the basis for opinion section, auditor refers to that responsibility section. Third one, auditor states that we comply with the ethical requirements including the independence. It also states that we believe that we have the sufficient and appropriate audit evidences which provide a basis for the opinion. So, these are the four main points which are to be covered in the basis for opinion section. Now, after this, there are three sections which may or may not be included in the audit report. First one is going concern. Going concern में एक पर्टिकुलर सेक्शन ये रिपोर्ट में तब आएगा जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, पहली बात, हाउएवर सम मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है,
एंड उन मटेरियल अनसर्टेनिटी के एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं। यदि ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं, नंबर 1 गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, नंबर 2 मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, नंबर 3 एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स आर बीइंग गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट केस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट which is titled as the material uncertainty relating to the going concern. Complete detail is to be given in this para. Now, यदि ये तीनों सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं और इनको बताने के लिए आपको ऑडिट में MURG डालना है, क्या इन्हीं चीजों को बताने के लिए आप ऑडिट रिपोर्ट में KAM डालेंगे, की ऑडिट मैटर? नो। क्या इन चीजों को बताने के लिए आप रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालेंगे? नो। इन तीनों चीजों को बताने के लिए आप रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये पर्टिकुलर सेक्शन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। हाउएवर, यदि मान लीजिए गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट की जगह मैं कहता हूं गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट, तो क्या ये गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? नो। उस केस में ओपिनियन सेक्शन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन मॉडिफाई हो जाएंगे और एक एडवर्स ओपिनियन इशू होगी। लेकिन यदि आप कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है एंड कोई भी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, देन नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। आपको ना EOM ना KAM ना मॉडिफिकेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि आप कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, इन दैट केस अगेन आप अपनी रिपोर्ट को, ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्क्लोजर्स दैट आर बीइंग गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज अबाउट द गोइंग कंसर्न। सो गोइंग कंसर्न पैरा may or may not be incorporated in the audit report. It all depends upon the situations as per the requirements of SA 570. ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। नाउ इसके बाद फिर बात आ जाती है की ऑडिट मैटर की। की ऑडिट मैटर दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701। Thereafter, other information where applicable, it is required to be reported as per the requirement of SA 702. So audit report के ये जो तीन एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट हमने कहा that is on going concern, दूसरा एलिमेंट in relation to key audit matter, तीसरा एलिमेंट in relation to other information that may or may not be the part of audit report. It all depends upon the situations and the circumstances. आगे बढ़ते हैं। Management responsibility that will be part of each and every audit report that are in case of audit that are conducted in accordance with standard on auditing. In this particular section, auditor prescribes the management responsibilities. Management is responsible to prepare the financial statement as per the requirements of applicable financial reporting framework. Management is responsible to maintain the adequate records for safeguarding of assets and the prevention and detection of fraud and error. Management is responsible to make reasonable judgments and the estimates. Management is responsible to design, implement and maintain necessary internal control, including internal financial control. Management is primarily responsible to assess the appropriateness of going concern basis of accounting. Management is primarily responsible to look after the financial reporting process. So these are the key words जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर डालता है। ये भी कॉमन है सब ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए जो भी ऑडिट इन कंप्लायंस विद या इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग परफॉर्म हुई है। देन आफ्टर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी ऑडिटर की ड्यूटीज हैं एज पर द वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उन सब चीजों को कवर अप किया जाता है। जैसे
ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। बेस्ड अपॉन दैट असेस्ड रिस्क, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट significant matters with those charged with governance. Auditor is required to conclude. So there are the various duties जो डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर है, और एज ए ऑडिटर हमें उन सारी ड्यूटीज को कि हाँ ये सब मेरी ड्यूटीज थी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन, एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन सिलेक्शन इज नॉट माई ड्यूटी, application of accounting policies is not my duty. My duty is to examine whether the management has selected the appropriate accounting policies or not, whether the accounting estimates are reasonable or not, whether the going concern basis has been evaluated by the management or not. These are my duties. My duty is not to assess going concern basis. वो मैनेजमेंट देखेगी, मैं देखूंगा मैनेजमेंट ने उसकी ऐप को इवेलुएट किया है या नहीं किया। तो वो जो सारी ड्यूटीज हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर अप करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इसी सेक्शन के अंदर कवर अप किए जाते हैं। मैं एक बार रीड करा देता हूं। वैसे ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर। पॉइंट नंबर 1, दिस सेक्शन स्टेट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम material misstatement and issues the audit report that include auditor's opinion। ये पैरा कहां पर आता है? ये आ जाता है SA 200 में, SA 200 के अंदर। Explanation is to be given with respect to reasonable assurance and the application of concept of materiality। SA 200 statement that auditor exercise professional judgment and maintain professional skepticism थ्रू आउट द ऑडिट, SA 200 में। तो ये पहले जो तीनों पॉइंट हैं ये आपने SA 200 के अंदर कवर अप किए थे। उन्हीं चीजों को आप अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल रहे हैं। नाउ स्टेट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, SA 315। डिजाइन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स which are responsive to assessed risk, SA 330. Obtain sufficient and appropriate audit evidences, SA 500. To obtain an understanding of internal control, SA 315. Expressing an opinion on the adequacy and operating effectiveness of internal financial control, कहां पढ़ा था, आया याद? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I के अंदर। Evaluation of appropriateness of accounting policies and reasonableness of accounting estimates, ये मेरी ड्यूटी थी SA 540 में। Evaluation of appropriateness of use of going concern basis of accounting, ये मेरी ड्यूटी थी SA 570 के अंदर। Evaluate the overall presentation, structure, content of financial statement, ये मेरी in general ड्यूटीज है। In addition, ये तो हो गई जो स्टैंडर्ड्स के अंदर बातें की गई in relation to financial statements। Now, in addition to this, auditor is also responsible to communicate the matter to the TCWG as per the requirement of SA 260. Responsibility as to the matters to be communicated to TCWG. Providing a statement to TCWG on compliance with the ethical requirement, and that is a particular requirement in case of the listed entities. And determining key audit matter out of the matters which are communicated to the TCWG. TCWG को मैटर कम्युनिकेट होंगे 260 में, और उन्हीं मैटर में से की ऑडिट मैटर को आइडेंटिफाई किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 701। सो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर हम इन सारे एलिमेंट्स को, सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। अब ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, मैंने यहां पर सारे की पॉइंट कवर अप कर दिए, बट ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी जब इनको प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ये स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि जो ये ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप चाहें तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की मेन बॉडी के अंदर डाल दें, या फिर इसको ऑडिट रिपोर्ट के साथ लास्ट में एज ए अपेंडिक्स या अनेक्शर अटैच कर दें,
या फिर आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट का, जहां पर इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन किया गया है डिटेल में, यदि लॉ एंड रेगुलेशन इस चीज की इजाजत देते हैं तो। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर यह कहा गया कि लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की वेबसाइट पर लिखी हुई है, वहां से जाकर के देख लीजिए। बट हो सकता है आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है, शायद ऐसा हो जाए कि ये एनएफआरए या आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर अप कर दिया जाए और फिर ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस आ जाएगा इनकी वेबसाइट का। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। हां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली इन पॉइंट्स के ऊपर फ्रेम हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, एक मैं पहले आपको ये छोटे छोटे 3 पॉइंट कराता हूं। सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। सिग्नेचर ऑडिटर के पर्सनल नाम से, उसकी फर्म के नाम से, मेंबरशिप नंबर और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, 4 चीजें हैं जो इस सिग्नेचर के पॉइंट के अंदर आपको कवर अप करनी है। पर्सन हु इज साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, फर्म का नेम, पर्सन का मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर। प्लेस, वो सिटी जहां पर आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं। डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। द डेट शुड नॉट बी earlier than the date on which the audit evidences are collected. Now, अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की। ये क्या कहता है कि यदि ऑडिटर इज साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अदर मैटर्स अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ रेगुलेशन, देन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप 2 पार्ट बना दीजिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट का। एक पार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर आप ओपिनियन, basis of opinion, going concern, KAM, other information if required, management responsibility and auditor responsibility, इन पॉइंट्स को कवर अप कर देंगे। एंड एक दूसरा हेडिंग बनाइए जिसका नाम होगा रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आप उन सारे मैटर्स की रिपोर्टिंग को कवर अप कर दीजिए जो अंडर वेरियस लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल, reporting requirement of CARO, reporting requirement of section 143 subsection 3 clause I in relation to internal financial control, reporting requirement under section 143 subsection 3 in relation to various matter, reporting requirement in relation to rule number 11 of companies audit and auditor rules 2014, reporting requirement under section 197 subsection 16 in relation to managerial remuneration। ये सारी की सारी रिपोर्टिंग ऑडिटर क्या कर सकता है, इन पॉइंट्स की रिपोर्टिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डाल सकता है। लेकिन क्या ये रिपोर्टिंग फर्म के केस में होगी? नो। तो फर्म के केस में आपको ऑडिट रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं आएगी। हां, कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के केस में डेफिनेटली आपको रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। So this is all about the various elements of an audit report यदि आपने ऑडिट को कंडक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यदि मैं SA 700 की बात करता हूं तो SA 700 ने 3 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है। एक तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो आपने कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दूसरी वो ऑडिट रिपोर्ट जो आपने कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, तीसरी वो ऑडिट यदि आप कंडक्ट कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब जो मैंने आपको ये रिपोर्ट कराई है, ये रिपोर्ट मेरी कौन सी है? ये रिपोर्ट है जब आपने ऑडिट कंडक्ट की है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने ऑडिट कंडक्ट की है और आपने इसमें लिखा भी है दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि आप ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, किसी लीगल रिक्वायरमेंट में या किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर आप ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, देन वेदर इन दैट सिचुएशन क्या आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे सकते हैं उसके अंदर? इसके लिए SA 700 ने ही एक पॉइंट दिया है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये वाले एलिमेंट सारे
नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, नंबर 3 ओपिनियन में ये सारी बातें, नंबर 4 आपने इसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर किया, नंबर 5 आपने गोइंग कंसर्न की बात की, नंबर 6 आपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आपने डेट प्लेस सिग्नेचर इनको कवर अप किया। यदि जो रिक्वायरमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की ऑडिट रिपोर्ट की है, यदि वो सारे के सारे एक मिनिमम एलिमेंट कवर है उस ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में जो आपने एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑडिट की है, देन आप उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दे सकते हैं। सो एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसमें नोट्स में कवर नहीं है, आप इसको बुक में से कवर कर लेना, बट चांसेस कम है तो मैंने इसको डाला नहीं है। तो बुक के अंदर, बुक में मैं आपको बता देता हूं कहां पर है ये। जब आप एसए 700 करेंगे ना, तो एसए 700 के अंदर बुक में पेज नंबर 1.148 पर टॉपिक है, एंड दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं एसए 700 के अंदर। नाउ अब जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है कि क्या ऑडिट को आप इन अकॉर्डेंस विद एसए एज वेल एज आईएसए कंडक्ट करते हैं, तो क्या आप ऑडिट रिपोर्ट में अलोंग विद एसए आईएसए मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो टॉपिक मैंने कवर अप किया है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने उसको इन नोट्स में कवर अप कर दिया है, वो आपको याद करना है। ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ऑडिट्स conducted as per standards on auditing as well as the international standards on auditing. An auditor may be required to conduct an audit in accordance with international standards on auditing in addition to the standard on auditing issued by ICAI. यदि ऐसी सिचुएशन है तो क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एसए का रेफरेंस इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे सकता है क्या? दे सकता है, प्रोवाइडेड ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं। तो पहली कंडीशन, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए एंड एसए जिसके कारण एक डिफरेंट ओपिनियन बनती है या ऑडिटर कंक्लूड करता है कोई ईओएम पैरा या ओएम पैरा इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस डालने की जरूरत नहीं है ऑडिट रिपोर्ट। यदि ऑडिटर ने डिफरेंट ओपिनियन नहीं बनाई तो ठीक है, एक ही ओपिनियन है एज पर एसए आईएसए दे दो। यदि ऑडिटर को लगता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ईओएम ओएम पैरा देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में एसए आईएसए दोनों का रेफरेंस दे सकते हो। इसके साथ फिर एक पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर वो मिनिमम एलिमेंट इंक्लूड हो जो एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट होती हैं, तो उनको की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट इस ऑडिट रिपोर्ट में भी हो। बट इस पॉइंट को डालने की एज सच मेरी ओपिनियन में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो एलिमेंट है वो एसए वाले आएंगे ही आएंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़े सारे। बट फिर भी थ्योरेटिकली यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पहले तो आप लिखेंगे कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए कोई ईओएम और ओएम देने की आवश्यकता नहीं है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड्स एट अ मिनिमम each of the element set out in the auditor report prescribed by law and regulation when the auditor uses the layout or the wordings specified by the standards on auditing. So ये कंडीशंस हैं जो एज ए ऑडिटर हमें ध्यान रखनी है कि यदि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एसए के साथ साथ आईएसए का रेफरेंस भी देते हैं। तो एसए आईएसए के डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने रेगुलर क्लासेस के दौरान भी पढ़े हुए हैं। बट एट सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिटेल में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सिर्फ इन दो कंडीशंस को याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरा टॉपिक आ जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन का। अब मॉडिफाइड ओपिनियन, ये सारी ओपिनियंस कहां है? एसए 705 के अंदर है। कितनी तरह की ओपिनियन है? एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स और एक डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में इशू होती है। पहली ओपिनियन, जब ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड,
लेकिन उनका इफेक्ट परवेसिव नहीं है। यदि इफेक्ट परवेसिव है देन ऑडिटर कौन सी ओपिनियन पर चला जाता है? फिर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है। व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially misstated and such misstatements are having the pervasive effect, तो इन सिचुएशंस में ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है। बट यदि ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट आई एम नॉट बीन एबल टू collect the sufficient appropriate audit evidence in relation to the transaction that are having material effect but not pervasive, तो ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देता है? अगेन क्वालिफाइड, ट्रांसैक्शंस विच आर मटेरियल बट डू नॉट हैव परवेसिव इफेक्ट। लेकिन यदि ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट आई एम नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस फॉर द ट्रांसैक्शन दैट आर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, देन ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। सो ये सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की ओपिनियंस आती हैं। इसका एक मैट्रिक्स नीचे बना हुआ है ये कि यदि पहली सिचुएशन ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं, नंबर 2 ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंसेस, लेकिन यदि इनका इममैटेरियल इफेक्ट है अनमोडिफाइड ओपिनियन, इनका मैटेरियल इफेक्ट है लेकिन परवेसिव इफेक्ट नहीं है क्वालिफाइड ओपिनियन, बट मैटेरियल एज वेल एज परवेसिव इफेक्ट है और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनका मटेरियल परवेसिव इफेक्ट है, तो आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। लेकिन यदि आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनका मटेरियल एंड परवेसिव इफेक्ट है, देन आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। सो ये तो हो गई वो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियंस। नाउ अब इन मॉडिफाइड ओपिनियन में चेंज होगा क्या? इन मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर जो चेंजेस हैं वो है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। कंसीडरेशंस व्हाइल इशूइंग द मॉडिफाइड ओपिनियन, सबसे पहला चेंज कहां आएगा? सबसे पहला चेंज आएगा ओपिनियन सेक्शन में और इसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। इसकी हेडिंग बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ओपिनियन आप क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन इन हेडिंग्स को रखेंगे। इसके अलावा और कहां चेंज आएगा? अभी मैंने आपको बताया था एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट में जो ओपिनियन सेक्शन है उसके 2 पैरा होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पैरा और दूसरा वो होता है ओपिनियन सेक्शन। इंट्रोडक्टरी पैरा, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विच कंप्राइजेस ऑफ सो एंड सो। यदि ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन है, इंट्रोडक्टरी पैरा में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि ये डिस्क्लेमर है देन चेंज इज देयर। क्यों? वी हैव ऑडिटेड, हम ऑडिट नहीं कर पाए, वी हैव बीन अपॉइंटेड टू ऑडिट, हमें ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। ठीक, तो इंट्रोडक्टरी पैरा में ये लाइन चेंज होगी। इसके अलावा जो ओपिनियन है, एक्चुअल ओपिनियन है, क्या उसकी वर्डिंग्स में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा। जब आप एक अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन जब आप एक क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे तो आप किसी चीज पर कंफर्टेबल नहीं थे, आपने उस चीज को छोड़कर बाकी के लिए कह दिया कि हां फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इन दैट केस आपको एक्सेप्शन डालनी पड़ेगी जिस पर आप ओपिनियन नहीं दे रहे, और वो उसकी डिटेल आप कहां देंगे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, जो इमीडिएट ओपिनियन सेक्शन के नीचे आता है। सो आप लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, वर्डिंग्स क्या यूज करते हैं? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये लाइन यूज कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बट एडवर्स ओपिनियन है तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू।
Financial statements are not prepared in all material respect as per the requirement of applicable financial reporting framework. Disclaimer of opinion में क्या लिखेंगे? Because of significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion para, we are not been able to express any opinion as necessary audit evidences which are required for the purpose of audit have not been collected by us. और डिटेल जो भी मैं ओपिनियन को क्यों क्वालिफाइड कर रहा हूं, मैं ओपिनियन को क्यों एडवर्स कर रहा हूं, मैं ओपिनियन को क्यों डिस्क्लेम कर रहा हूं, उसका रीजन, वो रीजन सारा हम कहां देंगे? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, जो इमीडिएट ओपिनियन सेक्शन के नीचे आएगा। तो अब ये है इसकी सारी वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन सेक्शन। क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन basis for qualified opinion section, financial statement reflects true and fair view of, यहां पर डिटेल आ जाएगी सारी स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एटसेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहां पर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के नाम आ जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS एज द केस में बी। Thereafter, adverse section, because of significance of the matter, जो कहां डिस्क्राइब किए गए हैं, basis for adverse opinion section, the financial statement have not been prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Number 3, disclaimer of opinion, because of significance of matters described in basis for disclaimer of opinion section, auditor has not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for audit opinion on the financial statement, and accordingly no opinion is being expressed. तो पहला चेंज मॉडिफाइड ओपिनियन में कहां आया? टाइटल सेम, एड्रेस ही सेम, उसके बाद ओपिनियन सेक्शन, उसमें चेंज आ गया। देयर आफ्टर फिर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, अब बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, आपकी जो मॉडिफिकेशन है क्वालिफाइड है तो टाइटल बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, या एडवर्स ओपिनियन है तो हेडिंग आ जाएगी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर है तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो सबसे पहले तो आप टाइटल को चेंज करेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देन इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन जिसके कारण ये मॉडिफिकेशन अराइज हुई है। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे डिस्क्लोजर्स कंप्लीट नहीं दे रखा, डिस्क्लोजर दे ही नहीं रखा, मिस स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली, यही सर्कमस्टांसेस थे ना जिनके कारण आपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया है। तो पहला केस, यदि मॉडिफिकेशन है, क्यों? मिस स्टेटमेंट है किसी अमाउंट की, तो आप उस मिस स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन दीजिए, और क्योंकि वो अमाउंट की मिस स्टेटमेंट है तो यदि आप उसको क्वांटिफाई, उसके अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं वो बताइए, बट यदि अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते देन स्टेट द फैक्ट दैट द अमाउंट इज नॉट डिटर्मिनेबल। ये तो पहला केस हो गया कि आपने अपनी ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई किया है, द रीजन बीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड इन एनी अमाउंट। बट यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है किसी डिस्क्लोजर के अंदर, देन आप डिटेल दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, हाउ दिस डिस्क्लोजर इज कंसीडर्ड एज मिसस्टेटेड, हाउ द डिस्क्लोजर्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज मिसस्टेटेड इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। लेकिन यदि किसी डिस्क्लोजर का या किसी इंफॉर्मेशन का जिसका डिस्क्लोजर आना चाहिए था, आपने उसका डिस्क्लोजर ही नहीं दिया, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर नहीं दिए, फॉर एग्जांपल पेंडिंग लिटिगेशंस के डिस्क्लोजर नहीं दिए आपने, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज की ऑब्सोलिसेंस को लेकर आपने कोई डिस्क्लोजर जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। ओके, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड देन ऑडिटर क्या करेगा? उस जो इंफॉर्मेशन ओमिट की गई है उसकी नेचर को एक्सप्लेन करें और डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो उसको लगता है ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए थी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यदि
मॉडिफिकेशन इस रीजन के कारण है कि ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, देन what are the circumstances जिसके कारण auditor is not able to collect the audit evidences? That may be due to the limitations imposed by management, that may be due to the limitations imposed by circumstances or any other factor. So whatever the reason is, auditor is required to state the reasons why he was not able to collect the sufficient appropriate audit evidences. Example here given is limitations imposed by management. So these are the various descriptions that are required to be given in the basis for modified opinion section. In addition to that, auditor is at the same time is required to change the line in relation to audit evidence. जो basis for opinion section की last line होती है, we believe that we have the sufficient appropriate audit evidences in our possession, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम जो ओपिनियन दे रहे हैं उसके सबूत हैं हमारे पास. ओके, इट्स ओके. बट जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो लिखोगे ना क्वालिफाइड ओपिनियन के सबूत हैं. जब आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो आप लिखेंगे ना एडवर्स ओपिनियन के सबूत हैं. और जब आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं आपके पास तो सबूत ही नहीं है, तो इस लाइन को हटा दो. अमेंड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स बिलीविंग दैट ऑडिट एविडेंसेस आर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट to provide a basis for either qualified or adverse opinion. Disclaimer के केस में ये लाइन नहीं आ सकती. In case of disclaimer of opinion ये लाइन आएगी भी नहीं. और ऑडिटर क्या करेगा? Auditor shall not include the reference of section of auditor report that describes the auditor responsibility. अभी मैंने आपको बताया भी है कि जिस लाइन में ये बिलीविंग की स्टेटमेंट है इस लाइन को गायब कर दो. और इसके साथ साथ क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाए, दैट मे बी ड्यू टू द लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट और मे बी ड्यू टू द लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय सर्कमस्टांसेस, बट बिकॉज यू आर नॉट बीन एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, हेंस आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का रेफरेंस नहीं देंगे. सो इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपको इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है. नाउ अब बात करते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन की. क्वालिफाइड ओपिनियन में कोई चेंज नहीं, एडवर्स ओपिनियन में कोई चेंज नहीं क्योंकि मेरे पास सबूत है. बट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाया, मैंने एथिकली काम किया बट मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक नहीं कर पाया, मैं रिस्क असेस नहीं कर पाया, मैं रिस्पॉन्सेस परफॉर्म नहीं कर पाया, क्यों? लिमिटेशन लगा दी मेरे ऊपर. तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को ऑडिटर को अकॉर्डिंगली चेंज करना है. And that change is required only in case of disclaimer. When auditor disclaims the opinion, auditor shall amend the description of auditor responsibilities so as to include only these two statements. Statement that auditor responsibility is to conduct an audit of financial statement in accordance with the essay and issue audit report. ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं कर पाया. क्यों? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन. मैं क्यों नहीं कर पाया उसकी सारी डिटेल मैंने कहां दे रखी है? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन. आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ओपिनियन. सो जब आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, एक चेंज कहां आया? पहला चेंज ओपिनियन सेक्शन में. दूसरा चेंज कहां आया? बेसिस फॉर ओपिनियन में. और तीसरा चेंज कहां आया? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर आया. सो दिस इज ऑल अबाउट SA 705. नाउ आगे बढ़ते हैं. SA 706 कवर कर लेते हैं. SA 706 इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. दो पैरा हैं. EOM, it is related with financial statement. It is not related with financial statement. It is related with
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। सो ईओएम पैरा, अब पैरा जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है, किस पर्पस के लिए? एम्फेसिस का मतलब क्या है? टू हाईलाइट मैटर समथिंग, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। अब वो चीज है क्या, वो आइटम है क्या? वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एलिमेंट है जिसको मैनेजमेंट ने खुद एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन ऑडिटर की अपनी जजमेंट थी कि ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है ये इंफॉर्मेशन कि यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर समझने के लिए इस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज कर दिया, बट एट द सेम टाइम ऑडिटर को लगता है मैं भी इसको अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करूंगा, तो ऑडिटर इस पैरा को अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, it is a para included in the auditor report that refer to a matter which is appropriately reflected or disclosed in the financial statement, that in the auditor's judgment इतना important है that it is fundamental to the user's understanding of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका ऑडिट रिपोर्ट में भी रेफरेंस होना जरूरी है। तो ठीक है, ऑडिटर आप इस पैरा को डाल लीजिए। जैसे 4 एग्जाम्पल हैं जो इसी स्टैंडर्ड ने बता रखे हैं कि किन सिचुएशंस में आप ईओएम पैरा को डाल सकते हैं। जैसे कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, पेंडिंग है, उसके आउटकम्स को लेकर आप ईओएम डाल सकते हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे रखा है। कोई मेजर कैटास्ट्रोफ हुआ जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव डेट से पहले मैनेजमेंट ने अप्लाई कर दिए, या कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर को लगता है दिस सब्सिक्वेंट इवेंट इज ऑफ सो मच सिग्निफिकेंस, मैं भी अपनी रिपोर्ट में इसको हाईलाइट कर दूं, तो ठीक है आप ईओएम डाल दीजिए। तो ये 4 सिचुएशन है जिसमें ईओएम पैरा को डाला जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये 4 ही हैं। इसके अलावा भी इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन ईओएम पैरा शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, दैट देन ही मे इंक्लूड इट। ये 4 सिचुएशन तो वो है जो स्टैंडर्ड ने खुद स्पेसिफिकली बता रखी है और आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, अनसर्टेन सिचुएशन एज टू फ्यूचर आउटकम ऑफ पेंडिंग एक्सेप्शनल लिटिगेशंस, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, early application of any accounting standard in advance of its effective date, occurrence of major catastrophe that may have a significant impact on the entity's financial position, financial informations। Now, इसकी और requirements क्या है? EOM para is not a substitute for modified opinion, KAM, MURG। MURG मैंने आपको 570 में कराया, और आज भी मैंने आपको SS 700 के साथ इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बताई सारी गोइंग कंसर्न की। मॉडिफाइड ओपिनियन, वहां पर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, KAM 701 में करेंगे हम कवर। तो EOM पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन, की ऑडिट मैटर या MURG। EOM पैरा आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन जिसका टाइटल होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर, उसके अंदर डालेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में ये आएगा कहां पर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये इमीडिएटली बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के नीचे आएगा, एंड ये उन मैटर को हाईलाइट करेगा, उन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करेगा दैट इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड थी। सो EOM पैरा आप अपनी रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं मैटर के रेफरेंस में डालेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इस मैटर के लिए अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है, आपने इस मैटर के लिए अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ EOM।
नाउ अब इसी के साथ साथ ये एसए अदर मैटर की भी बात करता है। अदर मैटर दैट आर इन रिलेशन टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैटर। यदि ऑडिटर को लगता है कि मेरी ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको समझाने के लिए कि मुझे एक पैरा डालना चाहिए। अब क्यों समझाना चाहता है ऑडिटर ऐसा? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ब्रांच के रिकॉर्ड मैंने ऑडिट नहीं कर रखे, सब्सिडियरी के रिकॉर्ड मैंने ऑडिट नहीं कर रखे इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं, पिछले साल आपने ऑडिट ही नहीं कराई, पिछले साल की ऑडिट आपने किसी और से कराई है, उन इंफॉर्मेशन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सो प्रीडिसेसर ऑडिटर का रेफरेंस देने के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल्स ऑडिट ही नहीं हुई, या ब्रांच का, सब्सिडियरी का, कंपोनेंट्स की ऑडिटर अलग है, उन चीजों को बताने के लिए ऑडिटर अदर मैटर पैरा को यूज कर सकता है। अदर मैटर पैरा, अ पैरा included in the auditor report that refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statement. Other than those presented or disclosed in the financial statement, जो ऑडिटर की जजमेंट में रेलिवेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिक्वायरमेंट ऑफ ओएम पैरा। ओएम पैरा इज अगेन इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर की ऑडिट मैटर। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आएगा जिसका टाइटल अदर मैटर होगा। ओएम ऑडिट रिपोर्ट में इमीडिएटली आफ्टर की ऑडिट मैटर देंगे आप, और यदि अदर मैटर मींस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रेफरेंस में है तो आप अदर मैटर पैरा, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट होता है। अभी पढ़ा हमने 700 में कि ऑडिट रिपोर्ट के दो सेक्शन हैं, एक रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो यदि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, देन फिर ये अदर मैटर पैरा अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में कवर होगा। इफ अदर मैटर इज रिलेटेड विद अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज टू बी प्लेस्ड इन रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन। ये इसका मैंने एक नोट दिया है कि जनरली ओएम पैरा का यूज होता कब है। ओएम पैरा इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। और वर्ड काटो, प्रीडिसेसर ऑडिटर। सो ये था हमारा SA 706। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको चैप्टर 7 ऑडिट रिपोर्ट्स के 3 SA 700, 705 एंड 706 की रिवीजन कवर करा दी है। नेक्स्ट सेशन में 701, 720 एंड मिसलेनियस मैटर्स की रिवीजन को कवर अप करेंगे। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड गुड बाय, टेक केयर।